हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे जो हमारा बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो हमारा चैप्टर है इन केसेस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो है हमारा, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो इनएडिकेट है, जो सफिशिएंट नहीं है इसके डिस्कशन के लिए, इसकी थ्योरीज को बताने के लिए। उसके सारे इनएडिकेसेस जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये हमारा चैप्टर का नाम है इनएडिकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और इस वीडियो में हम लोग एक इसके हेडिंग की बात करेंगे, और उस हेडिंग का नाम है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। मतलब ये एक हेडिंग है और ये भी इनएडिकेशंस का ही एक पार्ट है। क्या इफेक्ट हम लोग ने किया है, क्या एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया जिसकी वजह से हम हमारे क्वांटम मैकेनिक्स के इनएडिकेशंस को बता पाते हैं। साथ ही साथ ये हम हेडिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ और भी हम वीडियोस आगे अपने इस चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग को अगर अपनी तरफ से कोई वीडियोस अगर रिक्वायरमेंट है तो आप हमें बता सकते हैं, उस पर भी वीडियोस हम बना देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने बुक में ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई मिलेंगी कि आखिर कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। और बेसिकली हम लोग इस वीडियो में कॉम्पटन इफेक्ट के ही बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बुक की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि लिखा हुआ है कि व्हेन एक्स-रेज फॉल ऑन मैटर, मतलब जब कभी भी कोई मैटर है हमारा, सपोज कीजिए हमारा एक मैटर है ना, और इस पर क्या होता है, एक्स-रेज गिरती हैं। ये एक तरह की आपको पता ही है रेज होती हैं, है ना। बहुत सारी रेज होती हैं, अल्फा रेज, बीटा, गामा, है ना। वैसे एक हमारी एक्स-रेज होती हैं, ठीक है। तो जब हमारे किसी भी मैटर पे, है ना, एक्स-रेज गिरती हैं, व्हेन एक्स-रेज फॉल ऑन मैटर अ पार्ट इज स्कैटर्ड विदाउट एनी चेंज इन वेवलेंथ। तो होता क्या है, इस एक्स-रेज का कुछ पार्ट जो है ये क्या होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कैटर्ड हो जाता है, मतलब कुछ पार्ट इसका स्कैटर्ड हो जाता है, ये बिखर जाता है ना। कुछ पार्ट, भले ही कुछ पार्ट इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, बट कुछ पार्ट इमिट भी होता है, कुछ पार्ट जो है इस एक्स-रेज का वो हमारा क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है ना, विदाउट एनी चेंज इन वेवलेंथ। साथ ही साथ जो पार्ट हमारा स्कैटर्ड होता है, जो रे हमारा स्कैटर्ड होता है, उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। सपोज कीजिए अगर हमारा एक्स-रेज का वेवलेंथ लैम्डा है, तो ये जो हमारा पार्ट स्कैटर्ड होता है उसका भी वेवलेंथ हमारा लैम्डा ही होता है। अभी हम इस चीज़ को एक आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे, ठीक है ना। दिस इज नोन एज अनमोडिफाइड और कोहेरेंट और क्लासिकल स्कैटरिंग। और देखिए, ये जो हमारा स्कैटरिंग हुआ है, ये एक तरह का स्कैटरिंग का प्रोसेस है, ठीक है ना। आपने बहुत से स्कैटरिंग के पार्ट्स पढ़े होंगे, हमने टिंडल इफेक्ट भी पढ़ा हुआ, वो भी हमारे स्कैटरिंग का पार्ट्स है, ओके। तो यहाँ पे ये जो हमारा स्कैटरिंग हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये अनमोडिफाइड और कोहेरेंट और क्लासिकल स्कैटरिंग है, बिकॉज इन दिस स्कैटरिंग व्हेन द रे इज स्कैटर्ड देन द वेवलेंथ इज रिमेन्स अनचेंज, ओके। और वेवलेंथ हमारा सेम रहा, इस वजह से हमने क्या बोला कि ये अनस्कैटर्ड, मतलब ये हम बोल सकते हैं अनमोडिफाइड कोहेरेंट क्लासिकल स्कैटरिंग है, ठीक है ना। फिर आप लोग और देखेंगे इसके बारे में, तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 1922 में कॉम्पटन हमारे एक साइंटिस्ट थे, है ना, और उन्होंने क्या किया था, यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं यूजिंग ब्रैग्स क्रिस्टल spectrometer, discovered that in addition to classical scattering in which the wavelength of X-rays remains unchanged, the secondary radiation contain X-rays of lower frequency or longer wavelength than those of the incident beam। देखिए, कॉम्पटन हमारे एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने जो हमारा एक ब्रैग्स क्रिस्टल होता है, स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रैग्स क्रिस्टल एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिससे स्पेक्ट्रम की स्टडी की जाती है ना। और उसके हेल्प से जो ब्रैग्स हमारे थे, मतलब ब्रैग्स क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से जो हमारे कॉम्पटन थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि क्लासिकल स्कैटरिंग के साथ साथ, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारा क्लासिकल स्कैटरिंग हो रहा है, जो हमारा एक्स-रे जो है वो स्कैटर्ड हो जा रहा है विदाउट एनी चेंज इन द वेवलेंथ। उसके साथ साथ क्या होता है, इन विच द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे रिमेन्स अनचेंज्ड, द सेकेंडरी रेडिएशन कॉन्टेन एक्स-रेज ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। साथ ही साथ कुछ और भी इसमें रेडिएशंस हमें मिलती हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी रेडिएशंस भी यहाँ पर हमें मिलती हैं, जिसमें जो है वेवलेंथ हमें मिलता है, जो कि हमारा जो एक्स-रेज होता है वो लोअर फ्रीक्वेंसीज की होती है, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो जो हमारा ये बीम इंसिडेंट हुआ है उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। मान लीजिए इसका अगर 5 मीटर है, तो जो स्कैटर्ड वेवलेंथ होगा, है ना, वो उसका जो है 10 होगा, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, बिकॉज वी नो
तो प्लैंक्स रूल के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगा, या हम कह सकते हैं E बराबर हमारा h न्यू होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इनटू, यानी कि लैम्डा इनटू न्यू होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लैम्डा अगर ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, कम होगी। इस हिसाब से हमने ये बोला कि कुछ हमें ऐसी भी रेज मिलती हैं स्कैटर्ड वाली जो कि ज़्यादा वैलेंस वाली होती है, यानी कि कम फ्रीक्वेंसीज वाली होती हैं, ठीक है ना। और ये जो चीज़ था ये किसने देखा था, ये जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने कॉम्पटन ने इस चीज़ को देखा था और ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर से, ब्रैग्स क्रिस्टल स्पेक्ट्रोमीटर से उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो हमारा स्कैटरिंग हुआ, क्योंकि हमने दो स्कैटरिंग आपको बता दिया। पहला जो हमारा स्कैटरिंग था उसमें हमारा जो वेवलेंथ था वो चेंज नहीं हो रहा था, वो सेम रह रहा था। और जो दूसरा स्कैटरिंग था हमने उसमें देखा कि हमारा वेवलेंथ जो है वो चेंज हो गया, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज हो गई। और जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है हमारा चेंज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं, उस स्कैटरिंग को कहते हैं, दिस इज नोन एज मॉडिफाइड और इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। इसको हम लोग मॉडिफाइड या इनकोहेरेंट स्कैटरिंग कहते हैं। आप लोगों ने कोहेरेंट सोर्सेज, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ा होगा। कोहेरेंट सोर्सेज में जिसमें फ्रीक्वेंसीज सेम होती हैं, सेम सोर्स से जो रेज निकलती हैं, मोनोक्रोमेटिक जो होते हैं, है ना। और ठीक इसका उल्टा हमारा नॉन कोहेरेंट होता है। सेम उसी हिसाब से हम इस स्कैटरिंग को भी क्लासिफाई कर रहे हैं कोहेरेंट स्कैटरिंग में और नॉन कोहेरेंट या मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी बदल जा रही है या जो हमारा वेवलेंथ में चेंज आ जा रहा है, जो ये हमारा मॉडिफाइड स्कैटरिंग होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन का प्रभाव। क्योंकि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उन्होंने ही इसकी खोज भी की थी कि कैसे जो है हमारा वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जा रहा है, यानी ये इनकोहेरेंट या नॉन कोहेरेंट जो हमारा, ठीक है ना, इनकोहेरेंट जो स्कैटरिंग हुआ है उसको उन्होंने बताया था। और उन्हीं के नाम पे कॉम्पटन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसको, इस एक्सपेरिमेंट को उनका नाम दे दिया गया और इसको कहा गया कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना, जो वेवलेंथ में रेज के चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ द इंसिडेंट रेज, ठीक है। और ये कब हुआ था, ये 1922 में हमारे कॉम्पटन साइंटिस्ट ने इसको किया था, इस एक्सपेरिमेंट को। अब देखिए आप लोगों ने पहले ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जाना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि किसी भी सबस्टेंस से अगर इस पर रेज डाला जाता है, किसी फ्रीक्वेंसी का रेज अगर इस पर पड़ता है किसी सोर्स से, है ना, तो होता क्या है, यहाँ से इस सरफेस से अगर ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होने लगते हैं, है ना। और ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। उसी तरीके से ये जो कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये भी क्या करता है, किसी मैटर पर स्कैटर्ड होता है, मतलब किसी मैटर पर ये इंसिडेंट करता है, तो वो उस मैटर से भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, निकालता है। और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इस मैटर से, उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्पटन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है। सपोज कीजिए यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पटन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को पार्टिकुलरली इस एक्सपेरिमेंट में ये नाम दिया गया कि ये कॉम्पटन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एनर्जी इसको दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा। और रिकॉइल क्यों कहा जा रहा है, जैसे हम लोगों ने गन में देखा हुआ, जब बंदूक हम लोग चलाते हैं तो वहाँ पे एक रिकॉइल वेलोसिटी होती है, जैसे कितने स्पीड से जो है हमारा जो गन है ना, वो पीछे की तरफ एक वेलोसिटी को एग्जर्ट करेगा। जब हमारी गोली जो है बंदूक से बाहर निकलेगी, है ना, सपोज कीजिए किसी वेलोसिटी से, तो कितनी वेलोसिटी से गन जो है वो पीछे की तरफ आएगा, उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। उसी तरीके से जब हमारी एक्सरेज इस मैटर पर गिरती है तो कितने स्पीड से इस पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि जस्ट उसका डायरेक्शन अपोजिट ही होगा। अगर रेज हमारी ऐसी गिर रही है तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ही निकलेगा। या इसका कई केसेस हैं, आप लोग इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और ये पूरा का पूरा यही छोटा सा ये हमारा हेडिंग है और इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना। अब देखिए कॉम्पटन इफेक्ट जब बताया गया था तो इसमें जो है कुछ एजम्पशन माना गया था, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट है तो बिल्कुल हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर वो काम नहीं करता है, तो हम उसे अगर निगलेक्ट कर ले तो हम उसी को वहाँ पर एजम्पशन मानते हैं कि हाँ वहाँ पे ये काम करेगा, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया। जैसे आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा था, ठीक है ना, हाइड्रोडायनेमिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक्स में, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि जब हम लोग बर्नौली थ्योरम बताते हैं तो हम लोग मानते हैं कि जो हमारा लिक्विड होता है वो विस्कस नहीं होता है ना,
और इरोटेशनल मतलब आइडियल फ्लूइड हम वहाँ पे कंसीडर करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एजम्पशन है, उसको हम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो पहला जो हमारा एजम्पशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कॉम्पटन कैलकुलेटेड मैथमेटिकली द इंक्रीज इन वेवलेंथ मेकिंग यूज ऑफ क्वांटम थियरी एंड मेकिंग द प्रॉपर एजम्पशन। मतलब क्वांटम ने सारी चीज़ें कैलकुलेट की थी, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था, साथ ही साथ थियोरेटिकल वैल्यूज भी दिए हुए थे और उन्होंने कुछ एजम्पशन माना हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम पहली पॉइंट की बात करें एजम्पशन में, तो पहला पॉइंट ये था कि द एक्सप्रेस ऑफ फ्रीक्वेंसी नू वेवलेंथ लैम्डा कंसिस्ट ऑफ फोटोन एनर्जी एच नू एंड मोमेंटम एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एच नू बाई सी। तो ये आप लोगों ने पहले ही जाना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या जाना हुआ है कि जब भी किसी सरफेस पर क्या होता है, अगर हम सपोज कीजिए हम किसी रेडिएशन का किसी वेवलेंथ का हम लोग उस पर रेडिएशन डालते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है उसके वर्क पोटेंशियल में और उसके काइनेटिक एनर्जी में। ये हमने हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको बताया हुआ था इस इक्वेशन को, है ना। और वहीं पर कई सारे हमें फॉर्मूलाज भी मिले थे। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर उसको समझा हुआ है कि कोई भी बॉडी है वो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, वो सेम टाइम पे मैटर भी होता है और मतलब वेव्स भी, वेवलेंथ भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। यानी जो हमारा लैम्डा होता है वो h/p होता है। इस इक्वेशन को भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्वांटम इफेक्ट का पहला जो एजम्पशन था वो यही था कि हमें जो है जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को सपोज करना है, हमें मानना है कि ये दोनों जो पार्टिकल और मैटर मतलब जो वेव नेचर है, मैटर नेचर है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा मोमेंटम होगा वो क्या होगा, h/λ होगा, है ना। मोमेंटम h/λ के बराबर होगा। बॉडी जो भी हमारा एक्सरेज है ना, उस बॉडी पर जो एक्सरेज की किरणें पड़ रही हैं उसका अपना एक वेवलेंथ होगा, उसका मोमेंटम होगा और इतने के ही बराबर होगा। ये हमारा पहला एजम्पशन था। ऐसे ही दूसरा एजम्पशन की अगर हम बात करें तो द इलेक्ट्रॉन आर अज्यूम्ड टू बी फ्री एंड स्टेशनरी। अब यहाँ पे ये भी माना जाता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ये कैसे होंगे, ये फ्री होंगे और स्टेशनरी होंगे। यानी क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी मैटर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। लेकिन जब रेडिएशन उस पर बढ़ता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पाकर वो उस सरफेस को छोड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, एजम्पशन हमने ये माना हुआ है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्टेशनरी होगा और फ्री होगा, मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। एज हम यहाँ पर सपोज कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेशनरी होगा, बिल्कुल रेस्ट में होगा और फ्री होगा, ठीक है। और यहाँ पर रीज़न भी बताया जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम पर वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर पर होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल होता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी एक्सक्रेज से बहुत ही कम होती है। जो कि काइनेटिक एनर्जी जो एक्सक्रेज की होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। जो कि 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, जो कि 10 के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा है। तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर लेते हैं और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ही कम होती है इस वजह से हम मानते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है इस वजह से हम उसको स्टेशनरी, इस इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लेते हैं और फ्री मान लेते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल सेम ऑर्डर की होती है, जितने वेवलेंथ, जितने ऑर्डर की हमारी एक्सप्रेस गिरती है उतनी ऑर्डर की हमारी इलेक्ट्रॉन्स का भी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है। जितनी ऑर्डर ऑफ एनर्जी से हमारा रेज गिरती हैं उतनी सेम ऑर्डर ऑफ एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रॉन भी इमिट होता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन का अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें वो बहुत ही कम होता है और ये रीज़न है कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी है और वो फ्री होता है, ठीक है ना, इस मैटर में ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा क्वांटम का दूसरा एजम्पशन था। और अगला अगर हम एजम्पशन बताएं तीसरा एजम्पशन, तो इसमें क्या है, तो अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसमें जो तीसरा हमारा एजम्पशन है वो क्या है, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर ये बताया जाता है इस एजम्पशन के तौर पे कि जो कोलिजन होता है हाई एनर्जी फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो इलास्टिक होता है, ठीक है ना, क्योंकि फोटॉन हमारे पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉन भी हमारे पार्टिकल हैं। तो जो फोटॉन, क्योंकि जो लाइट पार्टिकल होते हैं, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच कोलिजन होगा ही, और इन दोनों के बीच का जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक कहने का मतलब वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, है ना, लीनियर मोमेंटम, वो सारी चीज़ें कंजर्व रह जाती हैं। तो
तो ये हमारा एजप्शन में बताया जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन होता है हमारे फोटोन और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस वजह से क्या होता है कि इनकी जो एनर्जीज होती हैं वो गवर्न की जाती है हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के थ्रू, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन में जो हमारे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है ना, उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देखा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं, जैसे आपके बुक में भी एक फिगर बनाया होगा। यहाँ पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, हमारे ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। और मान लेते हैं इसका जो एनर्जी है रेस्ट में है ना, वो हमारा m0c² है। इसका रेस्ट मास सपोज करते हैं और इसका एनर्जी m0c² है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द क्वांटम मैकेनिक्स। वहाँ पर रिलेटिविटी की भी बात होती है और वहाँ पर हमारे रेस्ट मास की भी बात होती है, टू द फॉर्मूला ऑफ आइंस्टाइन विच इज इक्वल टू mc²। और यहाँ पे क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है और यहाँ पे हम इसकी मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे कंसीडर मोमेंटम को हम लोग 0 करते हैं। अब हमारा जो फोटोन है वो कहाँ से, इधर से इसको हिट करता है, इमिट करता है, ठीक है। और फोटोन जब इसको हिट करता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंसिडेंट फोटोन, ये हमारा जो है इंसिडेंट फोटोन है। फोटोन जो है इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन को हिट करता है और उसके बाद जो है कोलिजन की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये स्कैटर्ड होने लगता है ना। और हमारा कई सारे डायरेक्शन हमें मिलते हैं, जैसे एक हमें यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन मिलता है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन मिलता है। और एक हमें क्या मिलता है, हॉरिजॉन्टल, जो कि सीधे तौर पे ये बाहर निकल जाता है। और एक हमें स्कैटर्ड फोटोन मिलता है, जो कि ये यही फोटोन जो है इस इलेक्ट्रॉन से टकरा कर यहाँ पर ये इधर की तरफ क्या करता है, स्कैटर्ड करने लगता है, सेम फोटोन, ठीक है। और ये जो है इसका हम नाम दे देते हैं स्कैटर्ड फोटोन। ये जो हमारा फोटोन है जो इधर इमिट हुआ है, इधर ट्रांसमिट हुआ है, स्कैटर्ड हुआ है, उसको हम लोग स्कैटर्ड फोटोन कहेंगे। और इसकी जो एनर्जी निकलती है हमें वो कितनी मिलती है, एनर्जी जो होता है वो हमारा h nu डैश होता है, जो कि h nu डैश हमारा nu डैश फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होता है। और मोमेंटम जो इसका होता है इसी के करस्पॉन्डिंग में h nu नॉट अपॉन में है ना c होता है, ये हमारा मोमेंटम होता है, ठीक है। और सपोज कीजिए अगर हमारा यहाँ पे एंगल जो है फाई मेक हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन जो है यहाँ से स्कैटर्ड हो गया और ये इलेक्ट्रॉन के रेस्ट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के कुछ एंगल के थ्रू यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ पर इसकी जो एनर्जी है वो कुछ कंपोनेंट्स में टूट जाती है। और यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो h nu नॉट अपॉन में c cos, ठीक है, फाई होता है, प्लस mb cos थीटा होता है। और यहाँ पे cos थीटा कंपोनेंट कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड हुआ है और इलेक्ट्रॉन का हम डायरेक्शन सपोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा इधर स्कैटर्ड हुआ है, ये हमारा क्या है स्कैटर्ड, यहाँ पे हम एक हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही ये कोलिजन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जब हमारा फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया है तो फोटोन इधर स्कैटर्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन इधर स्कैटर्ड हो गया। तो ये जो हमारा स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसकी जो एनर्जी है वो हमारी कितनी है, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। और जो हमारा इसका मोमेंटम है, ठीक है ना, ये जो हमारा मोमेंटम है इस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन का ये कितना है, mv है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये फिगर है और उसी हिसाब से जो है यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं कि जो हमारी मोमेंटम है, मोमेंटम का अगर हम कंपोनेंट्स देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट है इस थीटा के करस्पॉन्डिंग है ना mv साइन थीटा हो जाएगा। और ऊपर का जो कंपोनेंट है वो h nu डैश अपॉन में c साइन फाई हो जाएगा। सो बेसिकली ये फिगर आपको अपने बुक में भी दिखाई देगा इस क्वांटम एक्सपेरिमेंट में। कहने का मतलब साफ है कि ये एजप्शन था क्वांटम इफेक्ट का कि जब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग कोलिजन्स को इलास्टिक मानेंगे और जब हमारा फोटोन इंसिडेंट करेगा है ना, जब वो टकराएगा, कोलाइड करेगा हमारे रेस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो दोनों स्कैटर्ड होंगे है ना। तो फोटोन किसी और डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा है ना। इसी हिसाब से उसकी एनर्जीज भी क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगे। और ये बेसिकली हमारा फिगर है क्वांटम इफेक्ट का और लास्ट एजप्शन ये था, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा बॉडी का मास होता है वो कितना होता है, वो हमारा रेस्ट मास से रिलेट होता है और वो होता है हमारा 1 माइनस v² अपॉन में c²। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, अभी हमने पहले भी इसको बताया, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हमारा इसका ये होता है ना, इसका बेसिकली हम लोग डेरिवेशन में यूज़ करते हैं
देखिए इसी कॉम्पटन इफेक्ट के हेल्प से हम लोग कई सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। जैसे हमारा कॉम्पटन शिफ्ट होता है, फिर हमारा वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन कितना है ना। फिर वेरिफिकेशन जो रिजल्ट्स आते हैं उनका वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, हमें अपने क्वांटम मैकेनिक्स के एडिकेसेस को चेक करना है, क्यों हमारा वो इनएडिकेट है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है क्वांटम इफेक्ट का, कॉम्पटन शिफ्ट इंसिडेंट वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होता है ना। मतलब वेवलेंथ में जो शिफ्ट आता है वो इंसिडेंट वेवलेंथ के इंडिपेंडेंट होता है। फिर प्रेजेंस ऑफ अनमोडिफाइड कंपोनेंट कैसे आ जाते हैं क्वांटम इफेक्ट में, है ना। क्वांटम इफेक्ट विजिबल लाइट के थ्रू क्यों नहीं ऑब्जर्व होता है, क्यों नहीं होता है। और फिर यहाँ पे फाई और थीटा में क्या रिलेशन है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है जब फाई चेंज होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर वो स्कैटर्ड हो सकता है। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि इस एक्सपेरिमेंट में आगे इसको डिराइव किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बेसिकली हमारा यहाँ पर एक टॉपिक था जिसको हमने आपको बताया कि कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। 1922 में किस प्रकार से हमारे कॉम्पटन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिजिसिस्ट थे जो, उन्होंने कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और जो क्या है इसका मतलब क्या है कि कैसे जो एक्सरेज गिर रही हैं उसके वेवलेंथ में चेंज आ जा रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आने वाले वीडियोज में हम और भी सारे टॉपिक्स आपको अपलोड करके देंगे, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अदर टॉपिक से रिलेटेड। सो थैंक यू।